गणेश जी, आज बात करते हैं हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इसका रिलेशनशिप क्या है आपस में, और इंडियन सोसाइटी को कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया है। तो मेरा एक आपसे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 1947 के बाद, अगर आपको पता हो तो एक स्टोरी, बड़ी फेमस स्टोरी है कि जब सोमनाथ के मंदिर का इनॉग्रेशन करने की बात आई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं तो वहाँ पे जाऊँगा इनॉग्रेशन करने के लिए, और नेहरू जी ने काफ़ी उसको रेजिस्ट किया। इनफैक्ट ही वॉज ऑल अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा तो एक सेकुलर कंट्री है कंट्री के लेवल पे, बट ही वेंट। और ऑब्वियसली जो मैसेज आया, सोमनाथ का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि कैसे वहाँ पे बार बार अटैक हुए और उसके बावजूद भी कैसे वो सर्वाइव किया। तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद मेरे ख्याल से ये मैसेज देना चाह रहे थे दुनिया को, और ऑफ कोर्स जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स तक, कि लुक, हमने डिफेंड किया, कई बार हम मिलिटरीली सक्सेसफुल नहीं हुए, बट इवन देन हम गिरे नहीं, हम हमेशा खड़े हुए। दैट सॉर्ट ऑफ मैसेज, और ये काफ़ी हद तक हिंदू धर्म को रिफ्लेक्ट करता है, ये पर्टिकुलर जो मैसेज जब जाता है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, और मेरा मतलब ये मानना है कि जब 47 के बाद एक तरीके से मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल गया, हिंदूज को इंडिया मिल गया, तो उसके बाद वाई वी वर सो कंफ्यूज्ड अबाउट हिंदुइज्म कि हम बड़े एक तरफ से बड़े डिफेंसिव से पोस्चर में आए, और जितने भी ये लिबरल्स थे या फिर कांग्रेस पार्टी थी या कम्युनिस्ट थे, सो कोल्ड सेकुलर्स थे सो कोल्ड, इन्होंने जितना भी फोकस किया वो इस बात पे किया कि हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू सोसाइटी को कैसे एक डिफेंसिव पोस्चर में डाला जाए। उस डिफेंसिव पोस्चर का मतलब कि वो बाकी लोगों को एक्सेप्ट करे, उनके लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करे, अपना जो उसका धर्म कह लो आप, वे ऑफ लिविंग कह लो, और एक तरीके से डिफेंसिव पोस्चर को अडॉप्ट करे। तो वाई देयर वाज सो मच फोकस ऑन हिंदू धर्म ओनली और हिंदूज ओनली, कि इन्हीं को डिफेंसिव किया जाए। जबकि कम्युनिस्ट में तो अगर आप कहो या सोशलिज्म में भी आप कहो, तो अगर आप रिलीजन को नहीं मानते तो फिर वो इस्लामिस्ट को क्यों सपोर्ट करते हैं, उन्होंने चेंज करने का क्यों प्लान नहीं किया। सारी जितनी भी प्लानिंग है वो हिंदूज के लिए ही हुई। वाई इट इज सो। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, और दो बच्चों को, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं तो उनको एक साथ रहना है, और दो में से एक बच्चा वो बिल्कुल नहीं सुनता है, और दूसरा जो बच्चा है, जो कि थोड़ा बड़ा बच्चा है, वो सुन लेता है आपकी बात, वो आपकी बात समझ लेता है, उसका स्वभाव है वो। सब अपने बच्चों के अलग अलग होते हैं ना स्वभाव ओरिजिनली, तो उसका स्वभाव है वो। अभी उन दो बच्चे झगड़ा करेंगे तो आप किसको बताने की कोशिश करेंगे? जो बड़ा वाला है उसको ही बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं वो तो नहीं सुनेगा, कम से कम तू तो सुन ले मेरी बात। क्योंकि एज अ फादर फिगर आपको यही लगेगा कि भाई दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अच्छे से रहने चाहिए। तो ऐसे करते करते क्या, ये कन्वीनियंस की बात है, ये कन्वीनियंस में कि कन्वीनियंट क्या है मेरे लिए कि मैं बड़े बच्चों को बताऊं कि तू शांत रहे, तू मार खाता रहे, तू गाली खाता रहे, लेकिन तुझे ही शांत रहना पड़ेगा, तू ही मेरी बात सुनता है तो तू ही मेरे को बताया, मैं तेरे को बताऊंगा। वो दूसरा तो छोटा है, वो सुनता ही नहीं मेरी बात, तो उसको बता के फायदा क्या? तो ये चीज महात्मा गांधी ने पहले से चलाई हुई है। जो उनकी बात सुनता है खाली उनको वो बताते गए, और जो बात उनकी सुनता नहीं है उससे वो बात करने से हमेशा सोचते रहे, डरते रहे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो बड़ा बच्चा है उसके साथ बहुत अन्याय होता गया, अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय। क्योंकि उसके अंदर सभ्यता है तो वो शांत रह गया। लेकिन जैसे सावरकर जैसे लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि ये अन्याय नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू डिक्टेट टर्म्स टू द एल्डर पर्सन, और जो बड़ा बच्चा है उसको ही खाली तुम्हारे लिए इजी है, तुमने इजी मार्क शोध लिया कि भाई इसको ही बताओ यही सुनेगा। लेकिन उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में सोचेगा कौन? उसके साथ इतने सदियों से, इतने हजारों साल से अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसको कोई उसका हक दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, कि उसका जन्म ही हुआ है कि वो अन्याय सहता रहे? ये सोच के कारण सावरकर जी ने हिंदुत्व का टर्म कॉइन किया, या फिर उसको फिर से सामने लाया। हिंदुत्व क्या है सर? हिंदुत्व है ना, वो हमको
ये बताता है कि हमारा नेशनलिज्म क्या है। हिंदुत्व इज राष्ट्रीयत्व। अगर आप सावरकर जी का देखेंगे कि इतने सालों से हमारे ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं बाहर से आके। पहले शक आए, हुन आए, फिर मुस्लिम आए, फिर क्रिश्चियन आए इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश, इन फॉर्म ऑफ ब्रिटिश पीपल। और सब लोग हमको अटैक करते गए हमारे ऊपर, हमारे धर्म पे अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे जो बल स्थान है उनको मिटाया। तो हमारे साथ ये होता गया, बट हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका। हम इसको आंसर कैसे करें? क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, तो हम उनके साथ वही नहीं कर सकते जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे एक भी राजा ने नहीं किया है सर। आप देखेंगे इतने राजा, हिंदू राजा हुए, उन्होंने कभी भी जो उनके साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं किया पलट, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर सभ्यता है, और ये सभ्यता आज की नहीं, 5,000 साल पुरानी है। आप पांडव और कौरव का भी देखेंगे, पांडवों के साथ कितना अन्याय हुआ। उन्होंने क्या किया कौरवों के साथ? कुछ भी नहीं किया। तो ये तो हमारा श्री राम के साथ कितना अन्याय हुआ, क्या किया उन्होंने? किसी से बदला लेने का सोचा? रावण के अलावा उनके साथ तो बाकी लोगों ने भी बहुत अन्याय किया था सर। रावण ने तो चलो उसको जो करना था किया था। तो ये हमारे अंदर जो चीज है, मतलब हम जो ऐसे हैं, इसको एक रास्ता देने के लिए हिंदुत्व का टर्म सावरकर जी ने सामने लाया। हिंदुत्व क्या है? राष्ट्रीयत्व। मतलब क्या है कि मेरे को जो मेरा राष्ट्र है उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। सर हिंदुइज्म ऐसा कोई टर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ईश्वरवाद नहीं है, तो इज्म टाइप की चीज हमारे हिंदुइज्म में नहीं होती है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म है। तो हिंदुत्व और सनातन धर्म का ये डिफरेंस है। हिंदुत्व हमको राष्ट्रीयत्व बताता है और सनातन धर्म हमारी पूजा पद्धति है। अब आपने कहा कि जो आपका हिंदुत्व है वो बेसिकली नेशनलिस्ट कैरेक्टर है, एम आई राइट? यस। अब ऐसी कोई भी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल ऐसे मुस्लिम्स भी होंगे, यू कॉल देम मॉडरेट मुस्लिम्स या इम्प्रूव्ड, व्हाट एवर यू कॉल देम, या इंडियन मुस्लिम्स फॉर दैट मैटर, ऐसे भी होंगे जो बेसिकली नेशनलिस्ट होंगे। और वो जो नेशनलिस्ट हैं वो ऑब्वियसली फिर दे विल बी as good as anybody who is Hindu, and both are supporting India tooth and nail. करेक्ट। Am I right? Okay. करेक्ट सर, कोई डिफरेंस नहीं है। Yeah, that point is understandable. अभी आप जब हिंदुइज्म की बात करते हैं, जो लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कम्युनिस्ट और इन सब ने जैसे जैसे आप देखो तो इवन महात्मा गांधी फॉर दैट मैटर, जो हिस्टोरिकल नरेशंस उन्होंने किए, उन्होंने हमेशा यही किया। वो जो बड़े बच्चे की आप बात करते हैं ना, वो बड़े बच्चे को वो बेचारा थप्पड़ ही खाता रहा, थप्पड़ खाते खाते वो कहाँ तक, और जो छोटा था उसने ही टू इट एज इज राइट कि भाई ये तो हमारा राइट है कि हम अपना जितना हमारा अधिकार बनता है उससे भी ज़्यादा लें। अब 47 को एक हिस्टोरिकल लीगेसी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कि देर इज़ नो डाउट कि इंडिया वॉज मेड फॉर हिंदूज। वो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप आइडियोलॉजिकली कुछ भी प्लेस करें, बट ये फैक्ट है। अब हुआ क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो छोटा बच्चा है, या आप कहो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग ऐसे मुस्लिम्स जो बेसिकली इंडियन कंसेप्ट में विश्वास नहीं करते, उन्होंने क्या किया कि ठीक है अभी हम यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। मेरे ट्विटर पे जो कन्वर्सेशंस होते हैं या यूट्यूब पे, लोगों ने कहा कि ऑलरेडी इतने हैं, वी आर गोइंग टू मेक वन मोर, एंड दैट इज व्हाट यू सी इन PFI डॉक्यूमेंट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि काइंड कर्सी महात्मा गांधी और काइंड कर्सी दीज लिबरल्स, सेकुलर्स और कांग्रेस फॉर दैट मैटर, हमने अपने आप को इस सिचुएशन में डाल दिया कि जो हमारे पास है वो भी जाने के लिए तैयार बैठा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं बैठा, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। बट पॉइंट ये है कि पीपल आर हेल बेंट कि हाँ अगर वो कर सके तो वो कर देंगे, दे विल पार्टीशन द कंट्री। और मैंने आपसे शायद पिछली बार भी कहा हो, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के साथ मैंने जब ट्विटर पे मेरा वो हुआ तो उसने कहा जस्ट वॉच ऑन, यू आर गोइंग टू हैव द सेपरेट इस्लामिक नेशन। तो फिर ऑफ कोर्स मैंने भी उसको बोला कि हाँ सेपरेट इस्लामिक नेशन तो जरूर बनेगा, मगर वो बलूचिस्तान बनेगा, इंडिया के अंदर से तो नहीं बनेगा कुछ, दैट सॉर्ट ऑफ। तो हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस, अब आप कहेंगे कि हम सभ्य हैं, ये सभ्यता कहीं हद तक कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कोवार्डिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको परसीव हो रहा है कि हम लोग तो कोवार्ड हो रहे हैं या कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, इसलिए चलो ठीक है भैया एक और स्टेट इसमें से इस्लामिक स्टेट निकाल लो।
और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप देखो, हम सभ्य हैं। आप पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया मगर मारा नहीं। उसने एक बार हराया और उसने बराबर कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, जो सभ्य होना है ये हमारे लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए ये डेंजरस होता जा रहा है। सर जब हम फोरकास्ट करते हैं, जब हम टेक्निकली फोरकास्ट करते हैं इंडस्ट्री में वगैरह भी, तो हम क्या देखते हैं कि रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 10 साल 15 साल में क्या हुआ है, क्या ट्रेंड रहा है। फिर उसके बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। अगर हम पिछले 8-10 साल देखेंगे तो जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, एक तरफ हमारी ऐसी गवर्नमेंट है जिसका एकदम स्ट्रांग नेशनलिस्टिक कैरेक्टर है। वो 370 हटाने के लिए 2 बार नहीं सोचते हैं। वो ट्रिपल तलाक बैन करने के लिए 2 बार नहीं सोचते हैं। शायद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आए। वो राम मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए 2 बार नहीं सोचते हैं। वो उनका कैरेक्टर है जो अभी हम देख रहे हैं। इसमें कोई प्रोपागेंडा नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। ठीक है सर। तो ये नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है सेंटर में, और बहुत सारी स्टेट में भी हमारी नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आ चुकी है या फिर आ जाएगी जहाँ पे नहीं है। तो ये एक अभी का सिचुएशन है, और उन लोगों ने कुछ काम किया पिछले 5 6 7 7 8 सालों में। करेक्ट। दूसरी तरफ जो जो मुस्लिम्स में जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है, वो काफ़ी बेचैन हो रहे हैं। उनको दिख रहा है कि ये हमारे प्लान के अगेंस्ट जा रहा है, जो उनका पुराना प्लान होगा जिसमें शायद उनको 2047 के पहले ही कुछ करना होगा, वो आगे आगे जा रहा है ऐसे उनको लग रहा होगा। तो वो काफ़ी बेचैन होते जा रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एट द सेम टाइम और एक चीज़ हो रही है सर कि लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इस्लाम वर्ल्ड वाइड। ये भी हो रहा है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो रही हैं जो इस ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी हो रही है। रिसेंटली कोई सर्वे है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 25% ऑफ मुस्लिम्स हैव गिवन अप देयर रिलीजन इन यूएसए। प्यू करके एक रिसर्च है, वो काफी रिप्यूटेड रिसर्च फर्म है। हाँ, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। हाँ। तो 25% इज अ बिग नंबर सर। 25% इज अ बिग नंबर। और क्या होता है ना सर, ऐसी मामलों में ना इनिशियल 5-10% को बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पर उसके बाद ना उसका रिपल इफेक्ट होता है। एक हो गया उसके कारण फिर बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है वो। तो ये भी हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमको आश्वस्त नहीं रहना है। हमको एज हिंदूज, एज नेशनलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, हमको आश्वस्त नहीं रहना है कि सब ठीक हो जाएगा, सब सही है। ऐसा नहीं है, सब सही नहीं है। सही हमको करना पड़ेगा, और ये सबको सोचना है कि सही हमको करना पड़ेगा। खाली फोरकास्ट कर देने से कि नहीं नहीं इतने लोग इस्लाम छोड़ देंगे तो वो तो नहीं होगा, या फिर होगा तो लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट है वो देख लेगी, ऐसी इतनी सिंपल, इतनी साफ साफ चीजें नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब फैक्टर मिला के क्या होगा। बट हमको हमारे लेवल पे सोचना है कि हमको ये देश बचाना है कि नहीं बचाना है। हमको ये देश को बचाना है कि नहीं बचाना है। हमको इसके और टुकड़े होने देने हैं क्या। हमने लास्ट टाइम देखा है तो टुकड़े हुए थे तो कितने लोग मरे थे, कितना अन्याय मासूम लोगों पे हुआ था। क्या वो चीजें हमको फिर से होने देनी है क्या। तो हम सजग नागरिक हैं इस देश के, तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी आंखें खुले और कान खुले रखें, और जो हमारे देश के लिए सही है वो हम चीजें करें। और जैसे मैंने बताया सर, ये सभ्य समाज है, ये पहले से सभ्य रहा है। बट पराक्रम पे हम पे कोई डाउट ना करे। पराक्रम पे हम पे कोई डाउट ना करे। हमको कितना भी लगे, हमको शायद खुद के बारे में भी लगता होगा कि अरे हम तो कितने ठंडे हैं। खुद के बारे में भी हमको लगता होगा कि अरे उसके उस मामले में तो मैंने रोड पे उतर के ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन ये देश ही हमारा है। हम क्या तोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे, किसको गाली देंगे, किसको जलाएंगे, वो हमारा लिमिटेशन है। बट अगर पराक्रम दिखाने का टाइम आया तो हम दिखाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या हम इससे भी बुरे हालात में जाएंगे, क्या हमारे साथ बुरा होगा, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम सत्य की साइड में हैं। लेकिन सत्य को पराक्रम और परिश्रम दोनों करना पड़ता है। प्रभु श्री राम के साथ भी सत्य था, लेकिन उनको परिश्रम भी करना पड़ा और पराक्रम भी करना पड़ा। उसी के बाद उनकी विजय हुई। तो हमको भी ये ध्यान में रखना है कि सत्य हमारे साइड में है, सभ्यता हमारे अंदर अंदर है, लेकिन हमको पराक्रम करना है, परिश्रम करना है। हमारे देश के लिए हमको सोचना है। हमारे जो जाति है और हमारे जो भेद है उसके ऊपर आके हमको सोचना है, और हमको हमको कंट्रीब्यूशन देना है। फिर हमको जरूरत नहीं है सोचने की क्या होगा, कैसे होगा।
हमको अपना काम करना है। ओके। गणेश जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इंडिया में, वो फैक्टर है पाकिस्तान फैक्टर। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। ये बहुत पहले मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू देखा था, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ था। और पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना अभी भी जो हैं, पीटीआई के लीडर्स हैं, आपने देखा होगा कि कभी कहीं भी जरा सा भी उनको मौका मिलता है तो वो एक फैक्टर को बड़ा ऊपर लेके आते हैं कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो उनकी साइड में है। जैसे अब्दुल रशीद, ऑल दैट थिंग, कि जब वो क्रिकेट में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो कहते हैं कि हम लोग तो खुश हैं, हमसे ज़्यादा जो है इंडियन मुस्लिम्स खुश हैं। तो ये फैक्ट, मतलब ये बताएं आप हमें कि पाकिस्तान फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हिंदुत्व के अलावा और कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकता है? बिकॉज ऐसी बुक्स भी आई हैं जिसमें लोगों ने कहा है, इवन मुस्लिम्स को लोगों ने कहा है कि यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू लिव देयर, इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट निगोशिएटिंग विद द हिंदू कम्युनिटी। ये इस तरह की बुक्स, इस तरह का थॉट प्रोसेस आया है। तो डू यू थिंक देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ रीनिगोशिएशन विद मुस्लिम्स एट द कम्युनिटी लेवल, कि भैया अगर आपको रहना है तो आप इस तरीके से रहिए, हम इस तरीके से रहेंगे, एंड दैट इज वाई दैट इज द कॉमन अप्रोच टू आवर नेशनल प्रॉब्लम्स, वाई शुड हैव द ऑल द वे, कि कहीं इधर वायलेंस कहीं उधर वायलेंस, कैन वी हैव समथिंग लाइक दैट ऑन दैट अकाउंट? हम देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रति जो हमारा रवैया रहा है, हमारी गवर्नमेंट का रवैया रहा है पिछले 7-8 साल में, तो आपको एक काफ़ी क्लियर चीज़ दिखेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उसको कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसी में कि हमको क्या करना है इनके साथ। ठीक है, अभी हमारा रिसेंटली एग्जाम्पल देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ। उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट था महाराष्ट्र में, वो खुले मंच पे बोलते थे कि अरे हमको गिरा के दिखाओ, हमको गिरा के दिखाओ, राइट। फडणवीस ने उनको एक भाषण में बोला, आप इतना जो बार बार बोलते हैं गिरा के दिखाओ गिरा के दिखाओ, जिस दिन गिरनी होगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फडणवीस ने बोला हुआ है। तो कैसा है ना सर, जो लोग बैठे हैं ना, जो लोग अभी पावर में हैं हमारे कंट्री में, उनका ध्यान ये सारी चीजों पे काफी ज्यादा है, काफी अच्छे से है, और काफी स्ट्रेटेजिक माइंड वाले लोग हैं। तो जो पाकिस्तान में अब हम शायद कर रहे होंगे, या वहां पे जाए शायद हमारा जो रोल होगा, वो हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमको ये आश्वस्त रहने की जरूरत है कि हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट जो जो कर रही है, ये सारी चीजें दिमाग में रख के ही कर रही है। इसी कारण, इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की हालत देखिए आप, 7-8 साल में क्या हालत है उनके पाकिस्तान, उनके पीएम को ड्राइवर बनना पड़ता है और उनकी हुजूरी करनी पड़ती है। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं वो लोग आज। ये कहीं से तो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो कोई तो कर रहा है, कोई तो इसको देख रहा है कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये जैसे फडणवीस ने बोला था ना कि जिस दिन टूटना होगा ना पता भी नहीं चलेगा, तो ये बाकी सारे इनके जो प्लान है ना वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये अगर मेरे को समझ रहा है, आपको और मेरे को समझ रहा है, तो जो लोग पावर में बैठे हैं आज, इतना पावर है उनके पास पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी जहाँ जाते हैं जितनी लोग उनकी बातें सुनते हैं, ये तो कांग्रेस से भी एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई इतना भाव तो किसी पीएम को हमने मिलते हुए देखा नहीं हमारी आंखों से। ये तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, सच बोलने की कोशिश करेंगे। तो इतना पावर होने के बाद पाकिस्तान में क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, अभी तक क्या क्या हुआ है, वो तो हमारे सामने है। बट जिस दिन होना होगा पता भी नहीं चलेगा कि, और एक दिन हो जाएगा। तो हमको फेथ रखना है अपनी गवर्नमेंट पे, और जिस दिन वो टूटेगा तो उसको अपना, जैसे अभी उद्धव ठाकरे का टूट गया, घर ही टूट गया, अभी क्या कर लेगा वो किसका? अभी अपना घर बचाता घूमेगा ना, दूसरे पे अटैक कहाँ करेगा? अभी घर बचाते बचाते घूम रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, जिले हर तालुका में जा रहे हैं, हर इसमें जा रहे हैं। तो वही हालत हो जाएगी, जब खुद का घर टूटता है तो दूसरे पे अटैक करने की क्षमता जीरो हो जाती है। और वही होगा पाकिस्तान के साथ, अगले 10-15 साल की वेट शायद हमको करनी पड़ेगी। ओके, बट व्हाट विल बी योर एडवाइस टू इंडियन मुस्लिम्स? मैं जो निगोशिएटेड सेटलमेंट की या उसकी बात कर रहा था, जिसका आजकल डिस्कशन में है ये पॉइंट। देखिए सर, इंडियन मुस्लिम्स को एडवाइस करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो किसकी बात सुनते हैं,
क्योंकि उनका लीडर तो है नहीं पहली चीज कोई, जो जो हमको बोले कि उनके मन में क्या चल रहा है। और जो लीडर हैं वो तो ऐसी बातें करते हैं कि उनको तो डायरेक्ट जेल में ही होना चाहिए, ऐसी बातें वो करते हैं। तो खाली हमको ये बताना है, देखो सर, अगर हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है, ठीक है, हमारे बारे में कोई बुरी चीज दिमाग में रख के चल रहा है, तो आपकी एडवाइस नहीं सुनेगा वो। आपको ना अपनी पावर इकट्ठा करनी है और अपनी पावर का प्रदर्शन करना है, तब उसको फिर एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हिंदुओं को, जो लोग इस राष्ट्र में बिलीव करते हैं, जो इस देश में बिलीव करते हैं, उनको एक साथ आके अपनी ताकत का मुआयना कराने की जरूरत है। वी शुड गिव एन एग्जाम्पल कि हमारी ताकत कितनी है। तो फिर हमको किसी का एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे कोई दाल गलने नहीं वाली। फालतू में कुछ करके अपना जीवन खराब करने से अच्छा है शांति से रहो, और हो सके तो घर वापसी कर लो, हिंदू बन जाओ और शांति से रहो, बच्चों को भी शांति से रहने दो। ये थॉट कुछ लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा सर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमारा डीएनए हिंदू है, हम हिंदू थे, हमारा खाना हिंदू है, हमारा गाना हिंदू है, हमारा नाचना भी हिंदू है, हमारी कव्वाली भी हिंदू है, सब हिंदू है। हमारा कपड़े पहनने का, बात करने का सब हिंदू है। उनको मालूम नहीं है क्या? अभी जो ला रहे हैं वो सब बाहर से ला रहे हैं, उनको सबको मालूम है वो। बट ये डर डर और रियलाइजेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिस दिन होगा ना, फिर हमको दिखेगा कि क्या रिजल्ट होता है, और भयंकर तरीके से घर वापसी होगी। I do understand that Hindutva is something where we Hindus assert ourselves for our rights, not for aggression. Simultaneously, हमें ये नहीं है कि वो they are supposed to stay here as peaceful Indians, peaceful nationalists, somebody who is contributing to the society. I think with that party note, Ganeshji, thank you so much. It has been a wonderful discussion with you. Thank you so much. I hope you enjoyed this conversation. Like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.